गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लॉ ऑफ मोशन का लास्ट लेक्चर, जिसमें बचे हुए क्वेश्चन जो है वो कराए जाएंगे और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 तक कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 55 पर बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 में दो ब्लॉक्स हैं जो कि एक रोप से बंधे हुए हैं और एक टेबल पर रखे हुए हैं। ये दो बॉल्स हैं, दोनों के मास m है और ये इस स्मूथ टेबल पर रखे हुए हैं और बीच से, रस्सी के बीच से इसको F फोर्स लगा के पुल किया गया और इनकी जो पोजीशन है वो -a,0 और +a,0, यानी कि ये डिस्टेंस इस समय a है और ये डिस्टेंस भी a है। बॉल्स के मास m है। ये दोनों बॉल्स रस्सी से बनी हुई है, रोप से बनी हुई है और रोप के मिडिल पॉइंट पर एक फोर्स F लगाकर हम रोप को खींच रहे हैं। तो जब हम रोप को खींचेंगे तो दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे और जब पास आएंगे तो उनका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन उस टाइम पर फाइंड करना है जब इनके बीच की डिस्टेंस x हो जाएगी। पहले इनके बीच की ये दूरी a थी और ये दूरी a थी, लेकिन हमें एक्सेलरेशन उस समय फाइंड करना है जब इनके बीच की डिस्टेंस x होगी, ये x और ये भी x, और फोर्स जैसे लगा रहे थे वैसे ही लगा हुआ है। तो इस पॉइंट P पर चलिए हमें इस ब्लॉक और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन A इसका दाईं तरफ होगा, इसका बाईं तरफ होगा। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन राइट होगा और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन लेफ्ट होगा और हमें उन एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। चलिए एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए रस्सी में टेंशन वगैरह बना लेते हैं। जब टेंशन कैलकुलेट होगा तभी तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट होगा। इस एंगल को चलिए हम लोग थीटा मान लेते हैं। ये एंगल थीटा, ये एंगल में थीटा। टेंशन T के कंपोनेंट करके टेंशन T का कंपोनेंट करने जा रहे हैं। कंपोनेंट करने के लिए एंगल कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो टेंशन का ये कंपोनेंट T cos थीटा और ये कंपोनेंट T sin थीटा होगा। इस तरीके से इस टेंशन का भी ये कंपोनेंट T cos थीटा और ये इन साइड वाला कंपोनेंट T sin थीटा होगा। T cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ओके। और ये पॉइंट P, ये जहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं वो पॉइंट P, तो पॉइंट P की इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। पॉइंट P पर F ऊपर की ओर और 2T sin थीटा नीचे की ओर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F ऊपर की ओर और 2T sin थीटा नीचे की ओर। ऊपर की ओर फोर्स F है और नीचे की ओर फोर्स 2T sin थीटा है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन रस्सी मासलेस है। जब रस्सी मासलेस होगी तो उसके हर पॉइंट का मास 0 होगा, इसलिए पॉइंट P का मास भी 0 होगा, ओके। क्योंकि पूरी रोप मासलेस है और जो रोप मासलेस होती है उसके हर पॉइंट का मास 0 होता है, यानी कि 0 हो गया। तो F इज इक्वल टू 2T sin थीटा, सो वी गॉट T इज इक्वल टू F अपॉन 2 sin थीटा। F अपॉन 2 sin थीटा, यहाँ से हमने टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। और अब आइए यहाँ पर टेंशन का ये कंपोनेंट क्या होगा, T cos थीटा, और ये कंपोनेंट T sin थीटा, और ब्लॉक का मास mg डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, ठीक है ना। mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर। अब क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग द टेबल होगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलोंग द टेबल होगा, तो अलोंग द टेबल होने की वजह से अलोंग द टेबल कौन सा फोर्स है, ध्यान से देखिए। एक्सेलरेशन अलोंग द टेबल होगा, बहुत ध्यान से देखिए। एक्सेलरेशन अलोंग द टेबल होगा और अलोंग द टेबल कौन सा फोर्स है, और अलोंग द टेबल जो फोर्स है वो है T cos थीटा, जिसे कोई बैलेंस नहीं कर रहा है क्योंकि कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए T cos थीटा को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है।
इक्वेशन बनेगी along the table या along the surface t cos theta is equal to mass into acceleration, t की वैल्यू f upon 2 sin theta is equal to mass into acceleration, तो f upon 2 tan theta is equal to mass into acceleration, so a is equal to f upon 2m tan theta, f upon 2m tan theta, और tan theta को हम क्या लिखेंगे? अगर आप ध्यान से इस ट्रायंगल को देखें तो यहाँ पर बना हुआ है, अगर आप ध्यान से इस ट्रायंगल को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये दूरी x है, ये x है, ये दूरी a है। क्यों ये दूरी a क्यों है? क्योंकि ये दूरी a थी, ये रस्सी की लंबाई, इतनी रस्सी की लंबाई a थी और इस रस्सी की लंबाई भी a थी, और यही रस्सी अब तिरछी हो गई है। क्योंकि यही रस्सी तिरछी हो गई है इसलिए ये साइड a होंगे, और माना कि ये साइड y है और ये एंगल थीटा है, तो टेन माना कि ये y है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू y बाई x, तो x ऊपर चला गया तो आ गया fx अपॉन 2my, और y को हम रिप्लेस कर सकते हैं कैसे? fx अपॉन 2m, और y को लिख सकते हैं अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओके। y को लिख सकते हैं अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने ये रिजल्ट निकाल लिया, यही आंसर है, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ये था क्वेश्चन नंबर 55, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 में एक रिजिड एक बहुत हैवी स्फीयर है, हैवी स्फेरिकल बॉडी, जिसको कि एक दीवार और एक इंक्लाइन प्लेन, ये सब मजबूत रिजिड इंक्लाइन प्लेन है, ये और ये दोनों इंक्लाइन प्लेन्स, ये रिजिड प्लेन और स्फीयर को इसमें फंसा दिया गया, यानी कि यहाँ पे डाल दिया गया। अब स्फीयर जहाँ तक सेटल हो सकता था वहाँ तक सेटल हो गया। अब स्फीयर बिल्कुल भी और नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ये दीवार और ये दीवार इसको और नीचे आने से रोकेंगी। तो क्वेश्चन है कि बताइए इस स्फीयर ने, जिसका मास 10 kg है, स्फीयर का मास 10 kg है, इस स्फीयर ने दोनों बॉल्स को कितना एक्शन दिया, ये हमें कैलकुलेट करना है। चलिए, तो इस स्फीयर ने इस बॉल को एक्शन दिया A1, तो बॉल ने इसको रिएक्शन दिया N1। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ओके। और यहाँ पर भी कांटेक्ट है, तो इस स्फीयर ने यहाँ पर दीवार को दिया एक्शन, देखिए बिल्कुल नॉर्मल है एक्शन, तो बॉल ने इसको तुरंत दे दिया एक नॉर्मल रिएक्शन N2। ओके, नाउ दिस एंगल इज 30 डिग्री। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब तो कि हमें N1 और N2 के कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, इसलिए हमें एंगल्स वगैरह पता होने चाहिए, ओके। तो ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल 30 होगा, ये 30 है तो ये एंगल 60 होगा, और अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा। जबकि यहाँ पर देखिए N1 के कंपोनेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल है, लगा रहने दीजिए। N2 के कंपोनेंट कर लेते हैं, ये कंपोनेंट होगा N2 cos 60, N2 cos 60, और ये कंपोनेंट होगा N2 sin 60, N2 sin 60 डिग्री, ओके। नाउ स्फीयर का वेट होगा डाउनवर्ड, सेंटर ऑफ मास पर वेट mg बिल्कुल डाउनवर्ड, ये देखिए लगा हुआ है, और क्योंकि स्फीयर
ना हॉरिजॉन्टल में राइट जा रहा है, ना हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट जा रहा है, यानी कि ना हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है और ना ही वर्टिकल मोशन कर रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और वर्टिकल फोर्सेस भी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करिए। अब ध्यान से देखिए इस स्फीयर पर वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं। इस स्फीयर पर वर्टिकल फोर्सेस में देखिए एक तो ये है, दैट इज N2 sin 60 वर्टिकल है और mg भी वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये वर्टिकली अपवर्ड और ये वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकल फोर्सेस के नाम पे और कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, यानी N2 sin 60 विल बी इक्वल टू mg और mg का मतलब हो गया 100 sin 60 मतलब √3/2 इज इक्वल टू 100, इसलिए N2 इज इक्वल टू 200 अपॉन √3 न्यूटन। N2 की वैल्यू आ गई। अब N1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये इक्वेशन बनाई हमने इन y डायरेक्शन और अब इन x डायरेक्शन। स्फीयर हमारा ना लेफ्ट में x डायरेक्शन में ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, यानी कि राइट फोर्सेस लेफ्ट फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। और राइट और लेफ्ट फोर्सेस के नाम पे क्या है, देखो N1 टुवर्ड्स राइट है और N2 cos 60 टुवर्ड्स लेफ्ट है। ये जो पिंक कलर के फोर्सेस दिखा रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल है और ये जो ग्रीन कलर के फोर्सेस दिखाए गए हैं वो वर्टिकल है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे क्योंकि स्फीयर वर्टिकल में कहीं नहीं जा रहा और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल में भी वो कहीं नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि N1 शुड बी इक्वल टू N2 cos 60 और N2 की वैल्यू कितनी है 200/√3 और cos 60 मतलब 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये 100/√3 न्यूटन होगा। 100/√3 न्यूटन, 100/√3 न्यूटन। N2 भी कैलकुलेट हो गया और यहाँ से N1 भी कैलकुलेट हो गया। ओके फाइन, या जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं अगला प्रॉब्लम बताता हूँ। हाँ, क्योंकि ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिलेगा इसलिए आप इसको पॉज करके आराम से बाद में नोट कर सकते हैं। कहीं कोई समस्या होगी तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं और ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि कुछ लोगों ने कल मुझसे नंबर मांगा था तो मैं भूल गया था देना। 9918000071, ठीक है ना। ये नंबर मेरे पास रहता है, कई नंबर्स हैं लेकिन यही सिर्फ मेरे पास रहता है और यही व्हाट्सअप नंबर भी है। तो जब भी कोई डाउट पूछना हो तो भी इसी नंबर पे पूछें और कोई बात करनी हो तो भी इसी नंबर पे करें। अगर आप कोई डाउट पूछते हैं तो अपना बैच मोमेंटम प्लस उसमें ज़रूर मेंशन करें नाम के साथ, तभी डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ से हो गया। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 57 ध्यान से देखिए। इसमें भी एक स्फीयर है और इस स्फीयर में को दो इस तरीके की देखिए, दो इस तरीके की वॉल्स हैं। ये फर्स्ट वॉल और ये सेकंड वॉल, और स्फीयर को इन्हीं दोनों दीवारों पर रख दिया गया। क्या आपको लग रहा है कि ये स्फीयर अब और नीचे आ सकता है? बिल्कुल और नीचे नहीं आ सकता क्योंकि ये दोनों वॉल्स रिजिड हैं और रिजिड होने की वजह से ये इसको रोक लेंगी और ये रुका रहेगा। इसका मास भी 10 kg है, 10 kg। और यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि बताइए इस स्फीयर ने दोनों वॉल्स पर कितना फोर्स लगाया। तो स्फीयर इन दीवारों पर, इन वॉल्स पर जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स का नाम होगा एक्शन। यानी कि मुझे एक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है।
एक्शन कैलकुलेट करना है यानी कि रिएक्शन कैलकुलेट करना है, बात बराबर है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्फीयर दीवार को जितना एक्शन देगा, दीवार स्फीयर को उतना ही नॉर्मल रिएक्शन देगी। एंगल देख लीजिए, एंगल एक तरफ 60 है और एक तरफ 30 है। एंगल ये देखिए 60 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री। आइए फोर्सेज लगाए। तो स्फीयर ने दीवार को ये देखिए एक्शन दिया, तो दीवार ने स्फीयर को तुरंत नॉर्मल रिएक्शन दे दिया N1। यहाँ पर भी कांटेक्ट है, तो इस स्फीयर की इस जगह की वजह से दीवार पर आया एक्शन N2। तो दीवार ने स्फीयर को रिएक्शन दे दिया N2 और अब हमें N1 और N2 को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो रिजॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए एंगल वगैरह अच्छे से पता होना चाहिए। एंगल अभी पता कर लेते हैं, चलिए। ओके, ये 60 है तो ये 60 होगा, अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा, अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। इसी तरीके से ये 30 है तो ये 30 होगा, 30 होगा तो ये 60 होगा, और अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एंगल की बात समझ गए होंगे। और अब कंपोनेंट की बात करें, N1 का कंपोनेंट N1 cos 30 और वर्टिकल कंपोनेंट N1 sin 30 होगा, N1 sin 30। N2 का ये कंपोनेंट N2 cos 30 N2 cos 30, N2 cos 30, ओके। N2 cos 30 और ये कंपोनेंट N2 sin 30 होगा, N2 sin 30 डिग्री, ओके। N1 का ये sin 30 नहीं, sin 60, ये यहाँ पर 60 और यहाँ पर भी 60 होगा, cos 60 और ये sin 60, N2 cos 60 N2 sin 60, और ये N1 cos 30 और ये N1 sin 30। साथ ही साथ स्फीयर का वेट जो कि सेंटर ऑफ मास पे लगता है, ये देखिए ये स्फीयर का वेट है mg। अब क्योंकि स्फीयर ना राइट जा रहा है ना लेफ्ट जा रहा है, इसका मतलब है ना अपवर्ड जा रहा है ना डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब है कि अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस करेंगे और लेफ्ट फोर्सेस राइट फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x डायरेक्शन में इक्वेशन बनाएंगे, इन x डायरेक्शन इक्वेशन बनेगी N1 cos 30 इज इक्वल टू N2 cos 60 N1 √3/2 इज इक्वल टू N2 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल करने के बाद हमें पता चलता है कि N2 इज इक्वल टू √3 N1 होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन बना ली है। N2 और N1 की वैल्यूज तो नहीं आई, पर N2 और N1 में रिलेशन आ गया। अब वर्टिकल डायरेक्शन में N1 sin 30 प्लस N2 sin 60 इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg। अपवर्ड फोर्सेस 2 हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस 1 है। अपवर्ड और डाउनवर्ड एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, इसीलिए स्फीयर ना अपवर्ड जाएगा ना डाउनवर्ड जाएगा, ओके। तो N1 sin 30 मतलब 1/2 एंड N2 मतलब √3 N1 और sin 60 मतलब √3/2 इज इक्वल टू mg मतलब 100, ओके। Because mass is 10 kg, so when the mass is 10 kg, the weight will be 100 kg. Fine. Then N1/2 plus 3N1/2 is equal to 100. It is 4N1/2 means 2N1. 2N1 is equal to 100. So N1 will be 50 Newton. Got the point?
N1 will be 50 Newton, and if N1 will be 50 Newton, then what will be the value of N2? As N2 is equal to root 3 N1, so it should be 50 root 3, because N1 is equal to 50 Newton, and with root 3 50 root 3 न्यूटन। तो ये दो क्वेश्चन पूरी तरह से एक्शन रिएक्शन पर बेस्ड है। N1 अगर 50 है तो A1 भी 50 होगा, N2 अगर 50 रूट 3 है तो A2, ये यहाँ पर ठीक करिए इसको, A2 रिएक्शन है। स्फीयर ने सरफेस को एक्शन दिया तो सरफेस ने स्फीयर को रिएक्शन दिया। स्फीयर इस दीवार के भी कांटेक्ट में है और इस दीवार के भी कांटेक्ट में है, इसलिए स्फीयर इस दीवार को भी एक्शन देगा और इस दीवार को भी एक्शन देगा। तो ये दीवार एक्शन लेगी तो रिएक्शन देगी, ये दीवार भी एक्शन लेगी तो रिएक्शन देगी। ये एक्शन और ये रिएक्शन आपस में बराबर होंगे, ये एक्शन और ये रिएक्शन भी आपस में बराबर होंगे। आप इसको रिवाइज कर सकते हैं बाद में, वीडियो आपको मिल ही जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 58 पर गौर करिए। क्वेश्चन नंबर 58 में एक वुडन पीस था। इस वुडन पीस को यहाँ से किसी ब्लेड से कट कर दिया और कट करने के बाद दो पार्ट हो गए। ओके, ये एंगल थीटा है और थीटा की वैल्यू डार्क होने की वजह से दिखाई नहीं पड़ रही है। आप लोग बुकलेट में लिख लीजिएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि बताइए दोनों ब्लॉक एक दूसरे को कितना एक्शन रिएक्शन देंगे जब इस फोर्स को F फोर्स और इस पार्ट को 2F फोर्स से पुश किया जा रहा है। जब इस तरफ फोर्स 2F होगा और इस तरफ फोर्स F होगा तो एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ होगा, और क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ ही होगा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन ये देखिए, ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे से अलग कर दिए गए हैं ब्लेड से काट के, और लेकिन कांटेक्ट में रखे गए। ये बात ध्यान रखिएगा, ब्लेड से कटिंग कर दी गई है लेकिन रखे कांटेक्ट में ही गए हैं। ओके, और अब पुश किया जा रहा है, तो जब पुश किया जाएगा तो ये चलेगा तो ये भी चलेगा। एक्सेलरेशन लेफ्ट में क्यों होगा? क्योंकि ये लेफ्ट का फोर्स बड़ा है और राइट साइड की तरफ पुश करने वाला फोर्स छोटा है। तो पहले हम इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे कंबाइंड बॉडी मानते हुए। ये देखिए यहाँ से कटा हुआ है, इधर फोर्स F है, इधर फोर्स 2F है, और एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ है, यानी कि 2F माइनस F इज इक्वल टू ma, नो ma, 2ma, F इज इक्वल टू 2ma, इसलिए एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू F बाई 2m होगा। ठीक है ना, एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो चुका है, और अब हम या तो ब्लॉक A या फिर ब्लॉक B को सॉल्व करके एक्शन रिएक्शन निकाल सकते हैं। माना कि B ने A को एक्शन दिया A, तो A ने B को तुरंत रिएक्शन दिया N, और एक्शन रिएक्शन, हाँ नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल बट अपोजिट होंगे, लेकिन कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि एक्शन A पर है तो रिएक्शन B पर है, ये दोनों कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। एक्शन और रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें एक एक कंपोनेंट करने पड़ेंगे। आप ध्यान से देखिए कि ये कैसे हो सकता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा,
और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा होगा। ओके, अच्छा चलिए ऐसे देखते हैं, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा। फिर से देख लीजिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, अगर ये थीटा है और ये पूरा एंगल 90 में से ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, हाँ ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, और ये पूरा एंगल 90 में से ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा। अब ए का ये कंपोनेंट ए कॉस थीटा और ये कंपोनेंट ए साइन थीटा होगा। अब एक्स डायरेक्शन में हम इक्वेशन बना सकते हैं। ब्लॉक ए के लिए एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। एक्सीलरेशन लेफ्ट की तरफ है और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो है ए साइन थीटा। सो इन एक्स डायरेक्शन में ए साइन थीटा, एक्स डायरेक्शन में ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, एक्स डायरेक्शन में ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए हमें कैलकुलेट करना है। साइन 30 इज इक्वल टू एम और ए की वैल्यू f by 2m, तो m से m कैंसिल और a by 2 इज इक्वल टू f by 2 से 2 कैंसिल और a इज इक्वल टू f आ गया। यानी कि b a पर एक्शन देगा और a b पर रिएक्शन देगा और एक्शन रिएक्शन की वैल्यू f के बराबर होगी। इस क्वेश्चन में एक्शन और रिएक्शन इक्वल टू a आया। ये एंगल 30 होने की वजह से ये आंसर आया। अगर ये एंगल कुछ और होता तो आंसर कुछ और आता। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी आप लोग नोट कर लेंगे, बाद में वीडियो वगैरह रिवाइंड करके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 की। क्वेश्चन नंबर 59 में एक पुली है, पुली के एक तरफ एक मास है 3 kg का, 3 kg ब्लॉक है। अदर साइड में एक मास हैवी मास 5 kg का, 5 kg, और यहाँ पर ग्राउंड है, रिजिड ग्राउंड, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 मीटर है। 4 मीटर सिस्टम को अचानक रिलीज कर दिया गया। तो क्वेश्चन है कि सिस्टम को अचानक रिलीज करने पर ये तेजी से नीचे आएगा और ग्राउंड पे टकराएगा। ग्राउंड पर टकराते ही 5 kg वाला ब्लॉक रुक जाएगा और 2 kg 3 kg वाला ब्लॉक यहाँ ऊपर हवा में आ जाएगा। उतनी देर में यहाँ पर आ जाएगा। ये कौन सा ब्लॉक है? ये ब्लॉक है 3 kg वाला, जो हम ऐसे डार्क करके बना रहे हैं वो इनिशियल सिचुएशन है। दोनों ब्लॉक्स की इनिशियल सिचुएशन है, और जो हम डॉटेड करके बना रहे हैं, ये दोनों ब्लॉक्स की फाइनल सिचुएशन है। ओके, ये फाइनल। तो 5 kg यहाँ आएगा, जमीन से टकराएगा, जमीन से टकराते ही रुक जाएगा, जबकि 5 kg वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। ये पहले v वेलोसिटी से यहाँ पर टकराएगा, v वेलोसिटी से टकराने के बाद रुक जाएगा। ये टकराएगा v से, तो इसकी वेलोसिटी जो समय v होगी। तो मेरा क्वेश्चन है कि 3 kg वाला ब्लॉक मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा। तो पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लें। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो v आ जाएगा, तो जो v ये होगा वही v ये होगा, और इस v के बाद हम इस ब्लॉक को ऊपर कितना ऊपर जाएगा ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2g। ये फॉर्मूला पता है सभी लोगों को।
5 माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 3 इंटू 10, तो ये हो गया 2/8 इंटू 10, 20/8 यानी कि 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्यों कैलकुलेट किया? जिससे कि हम 5 kg वाले की वेलोसिटी निकाल पाए। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ah, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 इंटू 5/2 इंटू 4 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब इसकी वेलोसिटी 20 होगी तो इसकी वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। और ऐसा होने के बाद ये रस्सी स्लैग कर जाएगी। क्यों स्लैग कर जाएगी बोलो? क्योंकि ये ब्लॉक यहाँ टकरा चुका है। जब ये ब्लॉक यहाँ टकरा जाएगा v वेलोसिटी से, तो ये ब्लॉक यहाँ पर होगा v अपवर्ड वेलोसिटी से, और रस्सी ढीली पड़ जाएगी। क्योंकि अब उसको टाइट होने का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि रस्सी तभी टाइट रहती है जब ये भी हवा में हो और ये भी हवा में हो। लेकिन जब ये ग्राउंड से टकरा जाएगा, रुक जाएगा, तो ये रस्सी ढीली पड़ जाएगी और 3 kg वाला ब्लॉक अंडर ग्रेविटी आ जाएगा। अंडर ग्रेविटी आ जाने की वजह से अब ये अंडर ग्रेविटी ऊपर की तरफ जाएगा। तो फॉर 3 kg ब्लॉक v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2gh, तो 0 इज इक्वल टू 20 माइनस 20h, तो h इज इक्वल टू 1 मीटर। h इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, तो अब ये ब्लॉक 1 मीटर और ऊपर जाकर रुकेगा। ये देखिए, ये 3 kg वाले का ये सिचुएशन है और ये दूरी कितनी आ गई? 1 मीटर। ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन ये था कि बताइए 3 kg वाला ब्लॉक किस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा? तो मैक्सिमम हाइट ऑफ 3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक की मैक्सिमम हाइट पहले तो 4 मीटर, because this is 4 meter, this is 4 meter and then 1 meter, then 4 plus 1 means 5 meter. Okay, क्वेश्चन की सिचुएशन को हम एक बार और डिस्कस कर ले रहे हैं, और वो सिचुएशन ये है कि ये 5 kg वाला ब्लॉक था, ये 3 kg वाला ब्लॉक था। दोनों को रिलीज कर दिया गया, दोनों हवा में हैं, इसलिए एक्सीलरेटेड मोशन करेंगे और एक्सीलरेशन की वैल्यू 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। इस एक्सीलरेशन की वजह से इस ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी और ये तेजी से नीचे आएगा और ज़मीन से टकराएगा। जिस समय ज़मीन से जैसे ही टकराएगा उस समय इसकी वेलोसिटी v होगी, तो इसकी वेलोसिटी भी v होगी। टकराते ही ये रस्सी ढीली पड़ जाएगी और ये ब्लॉक अंडर ग्रेविटी ऊपर जाएगा। और जब कोई चीज़ अंडर ग्रेविटी ऊपर जाती है तो वो कहीं ना कहीं जाके रुकती है। देखिए, ये ऊपर गया तो ये यहाँ पे जाके रुक जाता है। तो जब ये ब्लॉक अंडर ग्रेविटी ऊपर की तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये रुकेगा जरूर। ये देखिए, v डैश इज इक्वल टू 0, ये देखिए v डैश इज इक्वल टू 0 लिखा गया है। तो अब ये मतलब 4 मीटर तो ये अंडर टेंशन एंड ग्रेविटी जाएगा। कौन सा? ये एक बड़ा ब्लॉक है और ये उसमें एक छोटा सा ब्लॉक M2 रखा हुआ है। यहाँ पर रस्सी है, ये पुली है और पुली, फिर ये एक और पुली है, फिर ये पुली है, फिर ये पुली है और इस रस्सी को F फोर्स लगा के हम खींच रहे हैं। तो हमें M1 और M2 के एक्सीलरेशन फाइंड करने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रस्सी में टेंशन होगा वो डायरेक्ट फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि जब भी हम किसी रस्सी में डायरेक्ट फोर्स लगाते हैं तो जो टेंशन होता है वो डायरेक्ट फोर्स के बराबर होता है। ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि T की वैल्यू F के बराबर होगी। अब आ जाते हैं, बात करते हैं M2 की। तो M2 पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस बात पर जरा विचार करिए। M2 पर एक फोर्स डाउनवर्ड है, एक फोर्स अपवर्ड है, यानी कि N2
और ये M2 जो है वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो जब ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के बिल्कुल बराबर होंगे। अपवर्ड फोर्सेस N2, डाउनवर्ड फोर्सेस N2 और M2G इक्वल होंगे, यानी कि N2 इज इक्वल टू M2G। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हॉरिजॉन्टल में देखें तो हॉरिजॉन्टल में M2 पर सिर्फ एक फोर्स है T, और इसे कोई बैलेंस करने वाला नहीं है, इसलिए एक्सीलरेशन लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि इस T को कोई बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इसलिए T इज इक्वल टू M2A2, यानी F इज इक्वल टू M2A2, यानी कि A2 इज इक्वल टू F बाई M होगा। अब बात करेंगे हम लोग M1 की। तो M1 पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे ये F है, ठीक है ना। जबकि ये T एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डबल एरो अवे फ्रॉम द बॉडीज। ये T इधर है, ये T इधर है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये T और ये T कैंसिल हो जाएंगे, ये T और ये T कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये T कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये T M1 पर है और ये T M2 पर है। ये पूरी बॉडी M1 की है, तो ये पुली भी M1 की ही बॉडी का पार्ट है। ये पुली, ये सारी पुली M1 बॉडी का पार्ट है। तो इसलिए M1 पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगा वो ये T लगा और ये F लगा, और एक्सीलरेशन होगा A1। ये वाला T कहाँ चला गया? कैंसिल हो गया, क्योंकि ये पुली भी M1 की है, ये पुली भी M1 का ही पार्ट है। तो यानी कि ये T भी M1 पर है और ये T भी M1 पर है, दोनों कैंसिल हो गए। ये T भी M1 बॉडी पर है, ये T भी M1 बॉडी पर है। इसी प्रकार से ये T और ये T वो भी M1 बॉडी पर ही है, और एक ही बॉडी पर लगने वाले इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ये T कैंसिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो T है वो M1 बॉडी पर है और ये जो T है वो M2 बॉडी पर है। डिफरेंट बॉडीज पर लगने वाले इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। इस प्रकार से M1 की इक्वेशन बनेगी F प्लस T इज इक्वल टू M1A1, यानी कि F प्लस F इज इक्वल टू M1A1, हेंस A1 इज इक्वल टू 2F बाई M1। ओके, इस प्रकार से हमने M1 और M2 के एक्सीलरेशन फाइंड कर लिए। ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल प्रॉब्लम लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में ये समझ में नहीं आता कि M1 पर कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। ये T M1 पर हैं लेकिन इंटरनल हैं, क्योंकि ये पुली और ये पुली, ये और ये सब, ये जो आपको दिखाई पड़ा, ये इतना जो चीजें हैं, ये M1 बॉडी और ये भी M1 बॉडी का ही पार्ट है, ये भी और ये भी M1 बॉडी का पार्ट है। तो M1 पर ये दोनों इंटरनल हो गए, इंटरनल ओके, कैंसिल हो गए, इक्वल बाय अपोजिट कैंसिल हो गए। ये T क्यों कैंसिल नहीं हुआ? जब ये दो T कैंसिल हो सकते हैं तो ये T कैंसिल क्यों नहीं सकते? क्योंकि ये दोनों T M1 बॉडी पर ही हैं, जबकि ये T M1 पर है और ये T M2 पर है। ये T कैंसिल नहीं होंगे। इस प्रकार से M1 पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस के नाम पर ये F होगा और ये T होगा। दोनों टुवर्ड्स राइट हैं तो एक्सीलरेशन भी टुवर्ड्स राइट होगा। इसलिए F प्लस T इज इक्वल टू M1A1, F प्लस F इज इक्वल टू M1A1, तो A1 इज इक्वल टू 2F बाई M रिजल्ट आएगा। चलिए लास्ट प्रॉब्लम नंबर 61। प्रॉब्लम में एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक रस्सी बंधी हुई है और रस्सी रोप है, और ये लिफ्ट है, ये रोप है, और लिफ्ट का एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन ग्राफ शो किया गया है। ये A टाइम के साथ वेलोसिटी शो की जा रही है। टाइम के साथ वेलोसिटी को शो किया जा रहा है। वेलोसिटी पहले बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट हो रही है, फिर घट रही है।
0, 4, 10, 14, 0, 4, 10, 14 ये सब सेकंड में है और ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। ओके, तो क्वेश्चन है कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर, 6 सेकंड पर और 12 सेकंड पर रोप में टेंशन कैलकुलेट करना है। तो 1 बाय 1 सोल्यूशन बनाएंगे। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t बराबर 1 सेकेंड पर हम पहले एक्सीलरेशन तो निकाल लें भाई। एक्सीलरेशन, ये रस्सी में टेंशन है, एक्सीलरेशन जो कि dv बाई dt, dv बाई dt का मतलब हो गया स्लोप, स्लोप मतलब हो गया tan थीटा और tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये हुआ 8, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। एट बाई tan थीटा 8 बाई 4 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी, एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है, एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है तो t बड़ा और mg छोटा मानना पड़ेगा। t माइनस mg इज इक्वल टू ma, t माइनस 20,000 क्योंकि लिफ्ट का मास 2000 kg है, 2000 kg तो वेट हो गया 20,000 इज इक्वल टू 2000 a। a की वैल्यू रख देनी चाहिए थी हमको, a की वैल्यू है 2 तो ये हो गया 4000, हेंस t इज इक्वल टू 20 प्लस 4 यानी कि 24,000 न्यूटन। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। आइए सेकंड पार्ट की बात करें। सेकंड पार्ट सॉल्व करें। एट t इज इक्वल टू 12 सेकेंड, t बराबर 12 सेकेंड नहीं, t बराबर 6 सेकेंड। 1 सेकेंड तो यहाँ पे कहीं होगा और 6 सेकेंड यहाँ पर कहीं पर होगा, तब यहाँ की बात हो रही है, ठीक है ना। तो t बराबर 6 सेकेंड पर एक्सीलरेशन जो कि dv बाई dt, dv बाई dt मतलब स्लोप ऑफ vt ग्राफ मतलब tan थीटा 0 हो गया तो ये एक्सीलरेशन 0 हो गया। अगर एक्सीलरेशन 0 है तो इसका मतलब हुआ कि एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब है कि फोर्स, नेट फोर्स 0 होगा और नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल टू होगा, यानी कि 2000 इंटू 10 यानी कि 20,000 न्यूटन का फोर्स होगा। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में वेलोसिटी कम हो रही है, t इज इक्वल टू 12 सेकेंड पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है यानी कि रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन निकालने जा रहे हैं। रिटार्डेशन a इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्लोप यानी कि tan थीटा, थीटा 90 से बड़ा होने की वजह से हम अंदर वाले एंगल अल्फा पर आ जाएंगे, तो tan थीटा की जगह पर माइनस tan अल्फा यानी कि माइनस परपेंडिकुलर 8 बाई 4 यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि इस बार रिटार्डेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि t छोटा और mg बड़ा होगा, क्योंकि अब ऊपर की ओर एक्सीलरेशन नहीं है बल्कि रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का मतलब ये हुआ कि mg बड़ा और t छोटा होगा। रिटार्डेड मोशन हो रहा है, रिटार्डेड मोशन होने का मतलब क्या हुआ? mg बड़ा और t छोटा होगा तभी तो रिटार्डेशन होगा। जब ये फोर्स बड़ा और ये छोटा होगा और बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी ऊपर जा रही है लेकिन ये बड़ा फोर्स है, ये छोटा फोर्स है,
यानी कि अब रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि mg माइनस टी इज इक्वल टू ma 20,000 माइनस टी इज इक्वल टू 2,000 इंटू 2 यानी कि 4,000, यानी कि t इज इक्वल टू 20,000 माइनस 4,000, 20,000 माइनस 4,000 यानी कि 16,000 न्यूटन, 16,000 न्यूटन का टेंशन फोर्स होगा। तो तीनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन का थीम ये था कि एक लिफ्ट थी, एक लिफ्ट को ऊपर की तरफ रस्सी से खींचा जा रहा था, 0 से लेके 4 सेकेंड तक, 0 से 4 सेकेंड तक लिफ्ट का मोशन एक्सीलरेटेड दिखाया गया है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है। उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, मतलब एक्सीलरेशन 0 हो गया। उसके बाद वेलोसिटी कम होने लगी, मतलब रिटार्डेड मोशन होने लगा। और इन तीनों पार्ट्स में हमें t बराबर 1 सेकेंड पर, यानी कि यहाँ पर इस टाइम पर, फिर 6 सेकेंड पर और फिर 12 सेकेंड पर एक्सीलरेशन रस्सी में टेंशन फाइंड करना है। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर लिफ्ट का मोशन एक्सीलरेटेड है, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर लिफ्ट का मोशन नाइदर एक्सीलरेटेड नॉर रिटार्डेड है, और t इज इक्वल टू 12 सेकेंड पर लिफ्ट का मोशन रिटार्डेड है। और उस एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन को, यहाँ के एक्सीलरेशन और यहाँ के रिटार्डेशन को देखते हुए, उसकी वैल्यू को निकालते हुए, इक्वेशन बनाते हुए टेंशन को फाइंड किया गया है। तो ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा आज, और कल हम लोग फ्रिक्शन नया चैप्टर शुरू करेंगे। साथ ही साथ लॉ ऑफ मोशन के 5 न्यूमेरिकल डेली के रेट से हम लोग लगाएंगे और